हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमा सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफ लाइन क्लासेस में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपको विज्ञान का सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपने सेशन की करते हैं शुरुआत विज्ञान के ही। विज्ञान का टॉपिक फिजिक्स से हम पढ़ना शुरू करते हैं, पार्ट 1 से नहीं। फिजिक्स के पढ़ना शुरू करते हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान से पढ़ना शुरू करते हैं। तो कहना क्या है भाई? कहना यही है, होकर यूं मायूस न शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहर जाओगे एक पांव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। तो उसी धीरे धीरे वाले कार्य में हम लोग दिन प्रतिदिन अपनी उन्नति के लिए, अपने सुनिश्चित भविष्य के लिए एक एक पायदान को आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपका भविष्य उज्जवल होगा, सुनहरा होगा। तो उसी कार्य के साथ चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन का। निवेदन एक ही है, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके ही पढ़ें, ताकि आपको आपके सफलता में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, अक्षर स्पष्ट दिखाई दे। नोट्स जरूर बनाएं, भूले ना नोट्स बनाने के लिए। बस इतना सा निवेदन है और मस्त होके पढ़िए। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं अपने विज्ञान सेशन की। विज्ञान में कक्षा 10 विज्ञान की बात कर लें। भौतिक विज्ञान में हम टॉपिक लेकर उपस्थित हैं भैया प्रकाश से ना। आपका पहला पार्ट है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो हम वहां से नहीं, हम फिजिक्स के पढ़ना शुरू करते हैं। मजा आएगा पढ़ने में, ऐसा आशा करता हूं। आप जब वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, वाकई मजा आ रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रकाश की। तो हमारा ये जो चैप्टर है भैया, प्रकाश है क्या चीज? प्रकाश क्या है? मतलब लाइट जिसे कहते हो, क्या है ये लाइट? ये प्रकाश क्या है? तो आपके ध्यान में मतलब ऐसे उजाला हो गया, लाइट जल रही है, बल्ब जल रही है, ये सब देखकर लगता है कि चलो यही प्रकाश है। हाँ, वास्तव में यही प्रकाश है। तो अगर हम बात कर लें कि प्रकाश की परिभाषा की बात कर लें, क्या है प्रकाश? तो जनरली प्रकाश की परिभाषा के बारे में ना, अगर आपसे जनरली पूछे प्रकाश क्या है, प्रकाश की परिभाषा क्या है, प्रकाश से तात्पर्य क्या है, तो सिंपल सी बातों में लिखना है, बड़े सरल और सहज शब्दों में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है भैया? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। पृथ्वी पर ना, पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना, और जिसके देखो प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी को देख सकते हैं। मतलब किसी वस्तु को देखने की दो ही कंडीशन होती है। पहली कंडीशन प्रकाश होना चाहिए, दूसरी कंडीशन उसे प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए। ये सब हम पढ़ेंगे अभी। तो पहले अगर परिभाषा है तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। और अगर हम बात कर लें भैया, तो यहीं से ध्यान रखना प्रकाश के बारे में। सूर्य पर ना, जो सूर्य है, अगर वहां पे देखें तो क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है ना। सूर्य में क्या होती है भैया? नाभिकीय संलयन। सूर्य पर नाभिकीय संलयन की क्या होती है? सूर्य पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। और नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन के अणु मिलकर हीलियम के नाभिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। सूर्य पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। और उस नाभिकीय संलयन में भैया हीलियम के दो अणु से सॉरी हाइड्रोजन के दो अणु से
हीलियम हीलियम के नाभिक का निर्माण होता है, ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत आप जानते ही हैं, सूर्य है। सूर्य में क्या होता है, अगर आपसे पूछे सूर्य पर क्या होता है, सूर्य पर नाभिकीय संलयन होता है। और क्या होता है भैया, नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन के अणु से हीलियम के नाभिक का निर्माण होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो सूर्य जो है, हमें सूर्य से 4×10⁻26 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा मुक्त होती है। यहां से समझना, सूर्य से प्रकाश मतलब सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो पर सेकंड के अंदर में 4×10⁻26 जूल प्रति सेकंड होती है। और इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सूर्य जो अपना द्रव्यमान लगाता है भैया, सूर्य का द्रव्यमान, ना ध्यान रखना, यहाँ पे सूर्य का द्रव्यमान मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मतलब इतना ऊर्जा देने के लिए सूर्य जो द्रव्यमान को खत्म करता है अपने द्रव्यमान को, तो 4×10⁻⁻19 किलोग्राम, ना 4×10⁻19 किलोग्राम क्या करता है, ये इतने द्रव्यमान का भाई क्या कर देता है भाई, इतने द्रव्यमान का क्या करता है, पूर्ति करने के लिए इतने द्रव्यमान का क्षरण करता है। संयुक्त रूप से इनके द्रव्यमान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो बात समझ में आई ना। किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से इनका क्या होता है भाई, की दर से, प्रति सेकंड की दर से, सेकंड की दर से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो यहां से ये बात हमें याद रखना है। इतना तो चर्चा हम कर लिए किसके भाई, प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन के दो अणु हीलियम के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जब ये नाभिक बनता है तो सूर्य से हमें ऊर्जा कितनी मिलती है, 4×10⁻26 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा मुक्त होती है। और इस ऊर्जा को मुक्त करने के लिए सूर्य का द्रव्यमान कितना क्षरण होता है भैया, 4×10⁻19 किलोग्राम पर सेकंड की दर से कम होता है। इसीलिए सूर्य का आकार क्या हो रहा है भाई, दिन प्रतिदिन छोटा हो रहा है। क्योंकि आपके घर में अगर 10 रुपए रखा गया है, आप उसी को निकाल के खाते जाओगे तो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आपसे पूछे तो यहाँ से आपको ये प्रकाश की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। आगे चलते हैं, हम प्रकाश के और विवेचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम प्रकाश के और विवेचनाओं के बारे में बात कर लें भैया, तो क्या है प्रकाश की और आगे की विवेचना, कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, इनके बारे में। तो चलिए यहाँ से इनकी परिभाषा लिख ली, मिटाते हैं, हम आगे बात करते हैं। क्या है प्रकाश की प्रकृति, इनकी विवेचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया, इनके बारे में बात करते हैं ना। यह तो हो गई थी परिभाषा। अब इनके प्रकृति के बारे में बात कर ले, क्या है प्रकाश, इनका नेचर क्या है, प्रकाश की नेचर की बात कर ले, इनका प्रकृति क्या है, प्रकाश की प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है। तो चलिए देखिएगा, हम बात करते हैं बड़ी सहज भाषाओं में, सरल भाषा में। 200 ईसा पूर्व पहले यूनान के दार्शनिक थे भाई डेकार्ट। कौन थे, डेकार्ट महोदय। डेकार्ट महोदय ने सबसे पहले प्रकाश के बारे में हमें जो भी कुछ जानकारी उनके पास थी उन्होंने दिया। उन्होंने बताया प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में गति करते हैं। डेकार्ट महोदय ने बताया कि प्रकाश जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों के रूप में क्या करते हैं भैया, गति करते हैं। तो चलिए हम इनकी बात लिख लेते हैं। प्रकाश क्या करते हैं भाई, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं या गति करते हैं, इन्होंने बताया। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। किसने कहा, डेकार्ट महोदय ने कहा, ये दार्शनिक थे। इन्होंने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये हालांकि ये थे दार्शनिक का मतलब अगर आपको मैं बताऊं
दार्शनिक का मतलब वो होता है भैया जो इतिहास भी जानता हो, भूगोल भी जानता हो, इतिहास के बारे में भी बता सके, भूगोल के बारे में भी बता सके, मौसम के बारे में भी बता सके, मतलब हर विषयों का लगभग लगभग ज्ञाता हो। पहले के जमाने में उसे दार्शनिक कहा जाता था, आज भी दार्शनिक ही कहा जाता है। तो लेकिन आप कहाँ बात मानोगे, जैसे आप अपने घर में बैठे हो, आप बच्चे हो, आपके घर में सब सब मतलब परिपक्व लोग बैठे हैं, मम्मी पापा और सब, इन बातों में अगर आप कोई बात करते हो तो आपकी बात कम सुनी जाती है, आपकी वैल्यू कम होती है। तो भाई दार्शनिक की वैल्यू जो होती है वो फिलॉसफी में होती है ना, वो दर्शन शास्त्र में होता है, मनोविज्ञान में होता है, इन सभी विषयों में होता है। ये तो विज्ञान है, यहाँ वैज्ञानिक की बात की जाएगी, तो इसलिए दार्शनिक थे, इनको बातों का ध्यान नहीं दिया गया। तो जब इनके बातों का ध्यान नहीं दिया गया, डेकार्ट महोदय ने बताया प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इनके बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इनके बाद न्यूटन महोदय आते हैं। न्यूटन महोदय ने भी इन्हीं की बात हूबहू उतार दिया। इन्होंने भी यही कहा कि जो प्रकाश है भैया, प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में क्या करता है, गति करता है। लेकिन ये न्यूटन क्या थे, वैज्ञानिक, तो इनकी बात भाई सरोबर लगी। बात समझ रहे हो ना, इनकी बात क्या लगी, सरोबर लगी। जैसे आप जिस पे विश्वास करते हो, विश्वास का मतलब है कि अगर कोई इंजीनियर आपको दवा देगा तो आप उस पर विश्वास करेंगे, नहीं करेंगे, कहेंगे भाई दवा तो डॉक्टर ही देगा। और कोई डॉक्टर अगर आपसे कहे भैया कि चलो हम सड़क बना देंगे, तो आप मानेंगे, कहेंगे नहीं डॉक्टर का काम है भाई डॉक्टरी करना, वो सड़क नहीं बना सकता। अब जैसे मैं कह दूं आपसे कि लाओ भैया मैं आपका घर बना दूंगा, तो आप तो कहोगे सर आप तो कारीगर ही नहीं हो, तो कैसे बनाओगे। तो कहने का मतलब जो जिनका काम है स्पेशली लोग उन्हीं पे विश्वास करते हैं। तो न्यूटन वैज्ञानिक थे, ये दार्शनिक थे, तो इन बात पे ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन न्यूटन ने जो कही उन पर ध्यान दिया गया। न्यूटन बात इन्होंने भी कह दी, तो लिख लो भैया यही बात, प्रकाश छोटे छोटे, दो बार लिख दो यहाँ पे, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और इन्हीं ने मतलब ये जो बता दिया इन्होंने कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इसको कणकी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया, कणकी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कणकी सिद्धांत का मतलब हो गया कि इन्हें हम क्या कहते हैं, कणकी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, पार्टिकल थ्योरीज के नाम से जानते हैं ना। अगर आपसे पूछेगा इन्हें हम किस सिद्धांत के नाम से जानते हैं, तो कणकी सिद्धांत, किस सिद्धांत के नाम से जानते हैं, कणकी सिद्धांत। तो आपसे पूछेगा प्रकाश का कणकी सिद्धांत किसने दिया, तो क्या ऑप्शन बताओगे, न्यूटन महोदय ने प्रकाश के कणकी सिद्धांत को दिया, पार्टिकल थ्योरीज को दी। आगे अब और चलते हैं, तो ये तो हो गया। इनके बाद फिर यंग और हाइगेंस महोदय आते हैं। यंग और हाइगेंस, ये भी भैया वैज्ञानिक ही हैं। ये यंग और हाइगेंस महोदय जब आते हैं तो देखो इन्होंने क्या प्रकाश के बारे में चर्चा की। इन्होंने जो प्रकाश के बारे में चर्चा की, इन्होंने कहा कि चलो न्यूटन साहब ने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में गति करते हैं, तो यंग और हाइगेंस महोदय ने बताया कि जो प्रकाश है, प्रकाश भैया तरंगों के रूप में भी गमन करता है ना, जिसे हम तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछेगा तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो यंग या ऑप्शन में होगा हाइगेंस, दोनों ने मिलकर दिया था। तो जो ऑप्शन में रहेगा उसी को हम बताएंगे ना। तो क्या लिखेंगे हम भैया कि प्रकाश तरंगों के रूप में मिलकर गमन करती है ना, प्रकाश तरंगों के रूप में भी क्या करती है, गमन करती है। प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करती है, मतलब प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलती है। ये बात किसने बताई, यंग और हाइगेंस महोदय ने। इसीलिए इसका नाम दिया जाता है तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ना, तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ना, क्या भैया, तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक। अब आप बात कर ले, यहां तक समझ गए। तो
आशा करता हूँ कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा। प्रकाश कैसे, प्रकाश के बारे में किसने किसने बताया। तो यहाँ से बहुविकल्पी का जो प्रश्न बनता है, पूछेगा कण की सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। तरंग का सिद्धांत किसने दिया, तो यंग और हाइगेंस ने दिया ना। प्रकाश तरंग का सिद्धांत, लाइट वेव थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया, तो बता दीजिएगा आप। यंग ऑप्शन में जो हो, यंग होंगे तो यंग, हाइगेंस महोदय होंगे तो हाइगेंस महोदय। तो यहाँ से आप चलिए भैया आगे अगर देखें हम, यंग और हाइगेंस महोदय ने यहाँ तक बता दिया, तो निष्कर्ष क्या निकलता है। एक अगर बात देखो आप, किसी ने बताया, न्यूटन ने बताया कणों के रूप में गति करता है। अच्छा, जब कणों के रूप में गति करेगा तो इसे एक बात यहाँ पे जानो, जब ये कणों के रूप में गति करता है तो इसे हम फोटान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भैया, फोटान के नाम से भी जानते हैं। फोटान, प्रोटॉन नहीं, फोटान, फोटान। कणों के रूप में जब प्रकाश गति करता है, देखो कणों के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, जैसे मान लो ये कण है, ये कण है, ये कण है, ये कण है, ये मान लो ये सब कण है, प्रकाश ऐसे चल रहा है, तो इन सब कणों के समूह को क्या कहते हैं भाई, ये जो कणों के रूप में चल रहे हैं, प्रकाश जब कणों के रूप में चलता है तो उसे कहते हैं फोटान ना। क्या कहते हैं, फोटान। यानी कि क्या है फोटान, तो कणों का समूह। फोटान किसे कहते हैं भैया, कणों का जो समूह होता है उसे फोटान कहते हैं। तो यहां तक अगर हम बात कर लें, निष्कर्ष की बात कर लें, क्या है निष्कर्ष, क्या समझ में आया अभी तक आपको। एक ने बताया भाई फोटान कणों के रूप में चलेगा, फोटान के रूप में, दूसरे ने बताया कि तरंग के रूप में चलेगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि, जैसे सीधी बात समझो, आप क्लास में पढ़ रहे हो ना, उदाहरण से समझना, आप अपने क्लास में पढ़ रहे हो, आपके क्लास में आपने किसी से, मतलब किसी बच्चे को लोगों ने कहा कि ये बहुत तेज है, फिर किसी ने आके कहा नहीं बहुत कमजोर है, फिर किसी ने कहा नहीं तेज है, बहुत कमजोर है। तो हमें ये समझ में आता है कि ये ना तो बहुत तेज है ना तो कमजोर है, इसके पास दोनों नेचर है ना। वो क्या है, दोनों नेचर है इसके पास। तो वही सब प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, निष्कर्ष में क्या निकलता है, प्रकाश कणों तथा तरंगों, कोष्टक में लिख लो, दोनों के रूप में गमन मतलब चलता है, गमन करता है। प्रकाश कणों के रूप में भी और तरंगों के रूप में भी क्या करता है, गमन करता है। तो जब तरंग पहली प्रवृत्ति और ये दूसरी प्रवृत्ति हो गई, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश की प्रवृत्ति कैसे, प्रकाश की प्रकृति कैसी है। तो प्रकाश की प्रकृति अगर आपसे पूछे, गौर से समझना, प्रकाश की आपसे अब पूछे कि प्रकृति क्या है, तो याद रखना भैया, प्रकाश की प्रकृति होती है दोहरी। कैसे होती है, दोहरी। और जब इसकी प्रकृति दोहरी होती है तो इसे हम दैत्य प्रकाश के नाम से जानते हैं, दैत्य प्रकाश भी कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से देखो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। हम चाहते तो आपको सीधे बता देते कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है या दैत्य प्रकाश कहते हैं, और आप अपने स्कूलों में भी पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन मैंने आपको प्रूफ, मतलब ये बताया कि आप कैसे, किसने कहा था कि ये कणों के रूप में चलेगा, किसने कहा था कि ये न्यूटन की तरंगों के रूप में चलेगा, किसने कण की सिद्धांत दिया, किसने तरंग सिद्धांत दिया। बात तो दोनों की माननी है, पापा की माननी है, मम्मा की भी माननी है। तो जब आप दोनों की मानेंगे तो क्या कहेंगे कि आपका नेचर दोहरा है। जैसे देखो, कोई आपसे कुछ बात करता है, कोई आपसे कुछ बात करता है, कोई कहता है नहीं चलो हम आपके साथ हैं, कोई कहता है हम आपके साथ नहीं है। तो फिर वो कैसा प्रकृति है, समय पे बदल जाता है। तो कहते हो आप दोहरे नेचर के हो, आपकी प्रकृति दोहरी है। तो ऐसे प्रकाश की भी प्रकृति कैसी भैया, दोहरी है। जहां मौका पड़ेगा वो कणों के रूप में चलेगा, जब कणों के रूप में चलेगा तो फोटान कहेंगे, और तरंगों के रूप में चलेगा तो तरंग कहेंगे। तो आगे हम बात करते हैं, प्रकाश जो है किन किन तरंगों में गति करती है, किस किस तरंगों के रूप में गति करती है, इन पे हम चर्चा कर लेते हैं। आगे जरा गौर से समझना, मजा आएगा पढ़ने में, एक एक थ्योरी आपको समझ में आएगी, एक एक कंटेंट। बस यही है, अगर चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। दूसरी बात कि आप नोट्स जरूर बनाएं, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके ही देखें, ताकि आपको प्रश्न समझ में आता रहे। जब प्रकाश का जिक्र हो गया,
प्रकाश का जिक्र हुआ भैया, यहाँ से समझिएगा, प्रकाश का जिक्र हो गया। एक क्या भैया, कण के रूप में चलता है, एक किस रूप में चलेगा, तरंग के रूप में ना, एक पार्टिकल के रूप में चलेगी। तो अच्छा, कण के रूप में चलेगा तो इसका सिद्धांत क्या हो गया, कण की, क्या हो गया भैया, कण की सिद्धांत ना। और जब तरंग के रूप में चलेगा तो कौन सा सिद्धांत रखा जाएगा, तरंग सिद्धांत। अब आपसे पूछे, रिवीजन भी हो जाएगा। चलो, अब आपसे पूछे कि कण की सिद्धांत किसने दिया, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा न्यूटन ना। और अब आपसे पूछे तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो तुरंत आपके ध्यान में आ जाएगा यंग, या फिर कौन भैया, हाइगेंस, या फिर कौन आ जाएंगे, हाइगेंस। यहां तक बात समझ लिए आप, यंग आ जाएंगे या फिर हाइगेंस आ जाएंगे। अब इनसे निकल के आए कि भाई इनकी प्रकृति कैसी है, तो आपने बताया कि इनकी प्रकृति दोहरी है। तो जब ये कणों के रूप में चलते हैं, जब ये क्या चलते हैं भैया, कणों के रूप में चलते हैं, कणों के रूप में चलते हैं, तब इनको क्या कहा जाता है, तब इनको कहा जाता है फोटान। क्या कहा जाता है, फोटान। इसको याद रखना है यहाँ से। और जब ये तरंग के रूप में चलते हैं तो कौन कौन सी तरंगों के रूप में चलेंगे, तो जरा इनकी चर्चाएं कर लेते हैं। कौन कौन सी तरंगाओं के रूप में चलेंगे। पहली बात तो ये आते हैं आयांतरिक। कौन से तरंग, आयांतरिक तरंग। आयांतरिक तरंग के साथ साथ ये चलते हैं विद्युत, और क्या लिखा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या भैया, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय के तरंग के बाद साथ साथ होते हैं कौन से तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग। बात समझना ना। आपसे पूछेगा कि प्रकाश किन तरंगों के रूप में गति करता है, तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक मिले आपको, तो आपको टिक करना है। इन तीनों में से कोई एक मिले तो आपको क्या करना है, इन तीनों में से एक तरंग, मतलब तीनों तो साथ में देगा नहीं, क्योंकि आयांतरिक तरंग का ही भाग अनुप्रस्थ तरंग है, तो इसलिए यहां से लिखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी प्रकाश गति करता है। अगर आपसे पूछेगा कि तरंग के रूप में प्रकाश किन किन रूपों में चलता है, तो आयांतरिक तरंग भी आयांतरिक तरंग के प्रकार होंगे। ध्वनि में आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी प्रकाश गति कर सकता है। अनुप्रस्थ तरंग के रूप में भी प्रकाश क्या कर सकता है, गति कर सकता है ना। तो यहां से आप थ्योरी बिल्कुल इसकी स्पष्ट है, आपको समझ में आया होगा चार्ट के माध्यम से। अगर कण के रूप में चलेगा तो फोटान, तरंग के रूप में चलेगा तो आयांतरिक तरंग हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंग हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, अनुप्रस्थ तरंग हो सकता है। यहाँ से इन प्रश्नों की श्रृंखलाएं आपको समझ में आनी चाहिए। सब बहुविकल्पी प्रश्न या फिर एक नंबर वाले प्रश्न यहाँ से बनेंगे, इसलिए इत्मीनान से कंसंट्रेट होकर हॉरिजॉन्टल मोड पर मोबाइल रख के आराम से नोट्स बनाएं। कोई जल्दबाजी नहीं है, स्ट्रेस मत लीजिए। एक एक कंटेंट को समझाएंगे हम, छूटेगा नहीं। बस निवेदन यही है कि अपने और हित मित्र से चर्चा करिए, बताइए क्लास चल रहा है उनको, इस क्लास के बारे में जानकारी दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। यही तो निवेदन है, क्योंकि आप जितना से ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम उतनी ही अच्छे कंटेंट के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। हालांकि वैसे भी हम उपस्थित हैं, क्योंकि हमारा संकल्प है कि हमारे पास बच्चे सबको हमें एक सुनिश्चित भविष्य देना है। तो उस भविष्य के सुनिश्चित करने के लिए प्रयास मेरा, मेहनत आपकी। मैं प्रयास कर सकता हूँ, मेहनत को आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए आइए आगे हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, मतलब सॉरी प्रश्न। देखो गणित पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न ही याद आता है। हम आगे चलते हैं कि ये तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब ये जो प्रकाश, ये जो तरंग चलती हैं, ये तरंग के माध्यम कैसे कैसे क्या है, तरंगों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं ना। जब ये विद्युत तरंगों के रूप में गति करती है तो क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग, इन सब के बारे में हम चलिए गति कर लेते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए यहीं पे नीचे ही चर्चा करते हैं। देखिए बात करते हैं तो सबसे पहले रेडियो तरंगे। सबसे पहले क्या आती भैया, रेडियो तरंग। रेडियो तरंग के बाद आती है माइक्रो तरंग। माइक्रो तरंग, माइक्रो तरंग के बाद आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आती है ना वायलेट।
वायलेट ना, और वायलेट के बाद आती है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के बाद आती है भैया एक्स रे। एक्स रे, और एक्स रे के बाद अगली जो विद्युत चुम्बकीय तरंग चलती है वो गामा रेस। क्या भैया? गामा रे, एक्स रे, गामा रे। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए भैया, अगर आपने देखा यहां तक बात समझ में आपको आई, ये रेडियो तरंगे हैं, ये माइक्रो तरंगे हैं, ये इंफ्रारेड हैं, ये वायलेट हैं, ये अल्ट्रा वायलेट हैं, ये एक्स रे हैं और ये गामा रेज हैं। ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकार हैं। अब ये पूछा जाए तो ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग, अच्छा ये तरंगों के रूप में इसलिए चलती हैं, इनको याद रखना। यहाँ से मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये तरंगे कैसे चलती हैं? लंबवत ना। कैसे चलती हैं? ये तरंगे चलती हैं लंबवत। आयांतरिक तरंग लंबवत चलेंगी, और ये भी कैसे चलेगी? विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी लंबवत चलती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे भी लंबवत चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये नोट करना। आपसे पूछा, आपके मन में ये प्रश्न बन रहा होगा कि अनुप्रस्थ रूप में ही चलती है, तो क्योंकि ये लंबवत चलती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं ना। अगर लंबवत चलेंगी तभी इनके प्रकाश ये सीधे बहुत तेजी से हमारे तक पहुंचते हैं। तो यहाँ से इनका बात याद रखना। पहला क्या है भैया? पहला आता है रेडियो तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकार में पहला है रेडियो तरंगे, इंफ्रारेड है, सॉरी माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, वायलेट ना, अल्ट्रा वायलेट, यू, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे, एक्स रे, और ये क्या भैया? गामा रे ना। ये एक्स रे और ये गामा रेज हो जाएगा। हमें पढ़ना किसको है? देखो, रेडियो तरंगे जान जाओ इनके बारे में। रेडियो तरंगे जैसे टीवी टेलीविजन, मतलब जो हमारे रेडियो ऑडियो चलते हैं। माइक्रो तरंगे क्या है? तो माइक्रो तरंगे वो तरंगे होती हैं, अच्छा ये इतना जो तरंगे होते हैं ये आयनन विकारी होती हैं। क्या होती हैं? आयनन विकारी। कैसी तरंगे भैया? आयनन विकारी, और ये आयननकारी होती हैं। ये तीनों तरंगे क्या होती हैं? तीनों नहीं, चारों क्या होती हैं? आयननकारी होती हैं। अब आयननकारी क्या मतलब है? ये हमारे आपके लिए, मानव के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती हैं। और ये क्या होती हैं? मानव स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए मानव स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होती हैं भैया? तो यहां से थोड़ा सा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, ये यहां से याद रखना है। तो ये बात समझ गए आप। तो हमें पढ़ना किसको है? तो हमें ये यहां से अल्ट्रा वायलेट से होगा। हमें पढ़ना क्या है भैया? हमें पढ़ना है वायलेट। वायलेट का मतलब क्या होता है? वायलेट का मतलब होता है दृश्य प्रकाश। क्या पढ़ना भैया? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश। अब इस दृश्य प्रकाश का, जिसका हम इतनी देर से चर्चा कर रहे थे, वही दृश्य प्रकाश, मतलब ये जिसे हम देख रहे हैं वही दृश्य प्रकाश पढ़ना है। इनको नहीं पढ़ना है, इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों को नहीं पढ़ना, लेकिन इस तरंग को पढ़ना है। वायलेट तरंगे जो होती हैं, दृश्य प्रकाश जिसे कहते हैं, वही हम पढ़ रहे हैं। तो जब ये विद्युत चुम्बकीय तरंग का जिक्र हुआ तो मैंने सोचा कि लाओ बता देते हैं कुल तरंगे। रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, इंफ्रारेड, वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे और गामा रेज होती हैं, जिनमें हमें एक ही पढ़ना है, वायलेट को पढ़ना है। तो यहाँ से आप इनको ध्यान रखें आप। तो ये वायलेट तरंगों को पढ़ रहे हैं हम। वायलेट तरंगों के बाद तो आपको पता चल गया ना कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी गमन करता है, आयांतरिक। अच्छा, ये तीनों सबका नेचर क्या है कि ये लंबवत चलेंगे। कैसे चलेंगे? लंबवत चलते हैं भैया ना। क्या चलेंगे? लंबवत। लंबवत का मतलब समझते हैं परपेंडिकुलर। लंबवत, परपेंडिकुलर, ये गमन करते हैं। तो यहां तक आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी और समझ भी रहे होंगे। तो नेचर समझ लीजिए। तो आगे चले, अगर हम क्लास को कंटिन्यू करें तो आपको समझ, रेडियो तरंगे,
माइक्रो तरंगे क्या है, अगर आप इनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो चलिए फटाफट हम बता ही देते हैं। जो हमारी मतलब रेडियो काम करता है, टीवी टेलीविजन रेडियो। इंफ्रारेड क्या, अविरक्त किरणें हैं। जो रिमोट होता है, जो कैमरा होता है, कैमरे में जो फ्लैश जलाते हो सिलिकॉन लगा होता है, उसमें इंफ्रारेड लगा है, उससे निकलता है, तो ये इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड की बात समझ गए, यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट मतलब जो अल्ट्रासाउंड से रेज निकलती है वो अल्ट्रावायलेट होती है। एक्सरे, जब एक्सरे जाते हो एक्सरे कराने के लिए, तो जो वहां से किरण निकलती है और हड्डियों को भेजते हुए पार हो जाती है और चित्र छप जाता है, पता चलता है कि यहाँ से ये क्रैक है, ये टूटा हुआ है, तो वहां से एक्सरे निकलती है। गामा रेज ये होती है भैया सबसे खतरनाक किरण ना। अगर आपसे पूछे कि सबसे खतरनाक किरण कौन सी होती है, गामा रेज। गामा रेज अगर वो आयन मंडल को पार करते हुए हमारे तक आती है तो हमें चर्म रोग होता है या कैंसर जैसे भयानक बीमारी से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो बात समझिएगा, तो यहाँ से इतनी बात आप समझ लीजिएगा। चलिए भाई, आगे अगर हम बात कर लें, यहाँ तक आप प्रकाश के बारे में पढ़ लिया। आगे अगर हम बात करें कि प्रकाश की चाल या प्रकाश की वेग किसमें कितनी कैसे होती है, इन सब के बारे में जिक्र करें हम तो, लेकिन अच्छा बताना वास्तव में पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ना तो आपको मजा तो आ ही रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है पढ़ने में। अब चलते हैं, हम बात कर लेते हैं प्रकाश की वेग। प्रकाश की वेग ना, क्या प्रकाश की वेग, तो आपसे पूछे भैया प्रकाश की वेग, प्रकाश की वेग की गणना, वेग की गणना किसने किया, पहला प्रश्न। प्रकाश की वेग की गणना किसने किया भैया, तो रोमर महोदय ने किया था। किसने किया था, रोमर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश की वेग की गणना की थी। अब ये प्रकाश की वेग की गणना, तो अब आप देखो प्रकाश को, प्रकाश पहली बात तो प्रकाश जब गमन करेगा तो निर्वात, निर्वात के बाद फिर क्या लिखोगे आप भैया, गैस, गैस के बाद फिर क्या लिखते हो आप, द्रव, फिर क्या लिखो आप भैया, ठोस। क्या लिखोगे, ठोस। यानी निर्वात में प्रकाश की, अगर आपसे कोई पूछे चाल, गैस में प्रकाश की चाल, बात समझना एक एक कंटेंट को, द्रव में प्रकाश की चाल और ठोस में प्रकाश की चाल ना, इनके बारे में। चलिए भैया, अगर हम बात करें, हमने कहा आपसे कि प्रकाश की वेग की गणना रोमर महोदय ने किया था। निर्वात में क्या होती है, गैस में क्या होती है, द्रव में क्या होती है, ठोस में इनकी चाल क्या होती है। तो सबसे पहले आप जानो, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और अगर आपसे पूछे गैस में इनकी चाल, तो वही चाल होती है, यहाँ पर भी ये उसी रफ्तार से चलेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। महज कुछ परसेंट मतलब 0.3% का अंतर आता है, लेकिन अप्रॉक्स हम उतना ही मानते हैं। कितने का अंतर आता है भैया, 0.3% का अंतर आता है अप्रॉक्स, लेकिन हम उसे क्या मानते हैं, वही मानते हैं ना। इनके चाल में जो अंतर आता है, तो आता है 0.3% का अंतर आता है, महज 3% का अंतर आता है। 0.3% क्या होती है, इनकी चाल कम होती है, लेकिन अप्रॉक्स हम लगभग यही मान लेते हैं। द्रव में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो द्रव में प्रकाश की चाल जो होती है पानी में जो चलती है, तो 2.50 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बात समझिएगा। और आपसे पूछे भैया ठोस में, ठोस में प्रकाश की चाल पूछे, तो ठोस में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ से आप इतना नोट करके रखना, प्रकाश निर्वात में चलेगा। अच्छा, एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, सर निर्वात का मतलब क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं भैया, निर्वात का मतलब जहां पर वायु भी ना हो, वायु भी ना हो,
मतलब वायु की अनुपस्थिति हो, जहां हवा ना हो, उसी को क्या कहते हैं, निर्वात। तो यहाँ पे इसकी प्रकाश की चाल इतनी है। गैस में भी लगभग वही होती है, लेकिन कितने प्रतिशत कमी होती है इनकी चाल में से? इनमें तो 3%, 0.3% आप कम कर दीजिए तो वो गैस में चाल बन जाती है, लेकिन अप्रोक्स हम उतना ही मान लेते हैं। ध्यान देना, जब ये मीटर पर सेकंड में लिखा हो तो इतना लिखना, लेकिन यही प्रश्न बदल जाता है किसमें भैया, किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो जब ये किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलेगा तो आप लिखोगे 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ये भी वही हो जाएगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ये भी वही लिखा जाएगा, 2.50 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ये क्या लिखा जाएगा, 2.25 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहां से याद रखना, अगर मीटर पर सेकंड में होगा तो घात 8 लगी होगी, किलोमीटर पर सेकंड में होगा तो घात 5 लगी होगी। तो यहां तक आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा एक एक कंटेंट। प्रकाश के वेग की गणना रोमन महोदय की, निर्वात में इसकी चाल ये होती है, गैस में ये होती है, द्रव में ये। जब ये मीटर पर सेकंड में होगा तो घात 8 होगी, किलोमीटर पर सेकंड में होगा तो घात 5 होगी। यानी कि प्रकाश 1 सेकंड में जहां हवा नहीं होता वहां चलता है कितना भैया, तो वहां चलती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर चलेगी भैया। कितना? 3 लाख किलोमीटर चलेगी। कितना? 1 सेकंड में। इतना दूरी प्रकाश तय करती है। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चल रही है। तो आपसे अगला प्रश्न होता है यही, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय लेता है? कितना समय लेता है, मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका भी उत्तर आप लेके जाइएगा, 8 मिनट 16 सेकंड। कितना भैया? 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। बात समझ रहे हैं? पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। यहां तक आपको उम्मीद है कि सभी कंटेंट, एक एक कंटेंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं, आराम से पढ़िए, मस्त होके पढ़िए ना, ताकि आपको हर कंटेंट समझ में आए। जब प्रश्न पत्र आपके सामने आए तो आप आग लगा दें उस प्रश्न पत्र में ना, मतलब जलाना नहीं है, मतलब ऐसे करना है कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपकी कॉपी इत्मीनान से चेक करने के लिए। वो समझ विकसित करने का मैं संकल्प लिया हूं। मैं बार बार कहता हूं कि प्रयास मेरा, मेहनत आपकी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो हम कितना भी संकल्प लिए हों टूट जाएगा भाई। तो आप मेरे संकल्प को साकार करें, और निवेदन है कि सेशन को शेयर करें। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ तक हम देख लिए, आगे पढ़ते हैं कि प्रकाश, यहाँ तक तो देख लिया हम लोगों ने। अब अगर हम बात करें ना, आगे अगर हम बात करें प्रकाश की क्या विशेषताएं हैं ना, क्या विशेषता है प्रकाश में, क्या है कुछ इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहली विशेषता प्रकाश की, हेडिंग डालिएगा भैया, प्रकाश की विशेषता। प्रकाश की क्या भैया विशेषता, क्या है प्रकाश की विशेषता, इनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो अगर हम पहले, अच्छा इतनी देर से हम लोगों ने पढ़ा तो आपके दिमाग में तो काम कर ही गए होंगे, प्रकाश मतलब विशेषता का मतलब प्रकाश के बारे में पूछ रहा है। जैसे आपसे कह दूं भैया आप अपने बारे में क्या जानते हो, अपने बारे में बताओ। या फिर जैसे मान लो एक आप हो और आपके भाई के बारे में पूछा गया, आपके बहन के बारे में पूछा गया, तो आप फटाफट बताते हो मेरा भाई इस कलर का है, ऐसा रंग है, ऐसा उसका बिहेव है, सब कुछ वही बताते। तो सेम वही विशेषता है। तो सेम प्रक्रिया इसमें भी, प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले देखो, पहली विशेषता, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। मतलब सीधी रेखा का मतलब है कि प्रकाश सीधे चलता है, लेकिन अगर इसके माध्यम में कोई रुकावट आती है तो अपने रास्ते को परिवर्तित करने में क्षमता होती है। दूसरी विशेषता क्या है
कि ठोस द्रव गैस यानी कि प्रकाश सभी माध्यम में गमन करता है। क्या करता है भैया? प्रकाश सभी माध्यम में क्या कर लेता है? गमन कर लेता है। तीसरा क्या है भैया? तीसरी विशेषता क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। और जरा सोचो और क्या विशेषता हो सकती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सभी माध्यम में चल सकते हैं ना, प्रकाश किसी भी उपस्थिति मतलब प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। और क्या हो सकता है प्रकाश के बारे में? और क्या है इसकी विशेषताएं बता सकते हैं? अगर आपको मन में चल रहा हो तो चलिए हम 2 विकल्प छोड़ देते हैं, चौथा और पांचवा। इसकी पूर्ति आप स्वयं करें ना। आप अगर पढ़े हैं, आपको समझ में आया इतनी देर में, तो इन 5 विशेषता, 3 तो मैंने पूरा कर दी, 2 आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, चेक करता हूँ कि आप कितना लिख सकते हो इनके बारे में ना। तो यहाँ तक आपने बात समझी, आपको बात समझ में आई कि प्रकाश, अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है, प्रकाश की सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है आपको। इसकी आगे की ये तो मतलब समझ लो कि टेलर है, कहानी आने की, पिक्चर आगे रिलीज होगी। तो आप संयम बरतें, मस्त होके पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें, नोट्स जरूर बनाएं, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर जरूर करके रखें। मेरे प्रयासों का, अपने सपनों का उड़ान जरूर दें। मेरा प्रयास यही है कि आप सुनिश्चित भविष्य, सुनहरा अवसर आप तैयार करें, आपका अच्छा नाम हो, आपको लोग जाने पहचाने, उसके लिए बस मैं प्रयास कर रहा हूँ। महज एक इस 125 करोड़ देशवासियों में से 1 कण हूँ मैं। पूरे भौगोलिक दृष्टिकोण से देखोगे तो धूल का छोटा सा पार्टिकल हूँ मैं, धूल का छोटा सा कण आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप अपने लिए व्यक्तिगत मेहनत करो, क्योंकि धूल के छोटे छोटे कणों से ही प्रकाश चलने लगता है, यानी कि कणों के बंडल बनते हैं, फोटान बन जाता है। तो वही उपागम लेकर हमें चलना है, उसी सोच, उसी सकारात्मक दृष्टिकोण से रखकर हमें आगे बढ़ना है। तो उस आगे बढ़ने में जो भी रुकावटें आएंगी शिक्षा से संबंधित, मेरा प्रयास है कि उसे मैं दूर करूंगा और एक एक कंटेंट स्पष्ट समझाऊंगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ये आप देख ही रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, माता रानी आपको अच्छा अवसर दे, जीवन आपका सुखमय हो, आपके मनोवांछित मनोकामना पूर्ण हो। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।